तो मौलाना मसूद अजहर का तो टारगेट था पहले से हाँ जी। कि वो उसका बदला लें और अपना मदरसे के ऊपर जो हमला हुआ, उनके रिश्तेदार जो भी मर गए थे, उसका बदला लेने का वो ऑलरेडी शपथ दे चुका है। भारत सरकार कुछ ना कुछ ज्योग्राफिक चेंजेस करना पड़ेगा। आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य ने बोला था कि सरहद एक्सपैंड करते ही जाना है राजा को। पहलगाम अटैक भी सर, जो हम डिस्कस कर रहे थे, पहलगाम अटैक जैसे ही जेडी वॉन्स भारत में आता है, एक दिन बाद हो जाता है। वो कभी भी 100% हमारे से कोई दोस्ती नहीं रखता है वो, इनके पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट। मगर इनके डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट हमें बहुत चाहता है। जब हमारी आर्मी चीफ गया था पेंटागन में, इवन यूके और इनके नेटो आर्मी चीफ्स भी जाते हैं, उनको इतना सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं होता है जितना सिक्योरिटी क्लियरेंस इनको दिया गया। वो डर जब तक उनके दिमाग में आप नहीं बिठाओगे, तब तक पाकिस्तान यही हरकत करते रहेगी। पाकिस्तान की अस्तित्व तो उनका जो एग्जिस्टेंस है, भारत और हिंदू नफरत ही उनका एग्जिस्टेंस है। ये जो यूएस अभी चित्तगोंग में अभी ये वो ट्रेनिंग दे रहा था बांग्लादेश ट्रूप्स को, तो उन लोगों का ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड गेम क्या है? उस समय से लेके फाइनली ऑर्डर देने के समय जब आ गया था, इसके बीच में 404 को डिसकंटिन्यू कर दिया था चीन ने। सरकार की फोकस अब रहेगी ये 0.5 फ्रंट जीते पहले, पाकिस्तान को और बांग्लादेश को इंडियन लव से जुड़ने के लिए। इसलिए जब हमने कहा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारत भूखंड बोलिए, भारत की वर्ड से वो नफरत करते हैं। तो क्या किया वो लोग, एक नया एक टर्म लेके आया साउथ एशिया। तो सारे ऑडियंस जो हमारे चैनल में भी जो देखते हैं, हमारे जियोपॉलिटिक्स कम्युनिटी में, सबके दिल में ये क्वेश्चन है कि क्या भारत को सिलीगुड़ी कॉरिडोर में वाइडनिंग करने का एक्शन लेना चाहिए, या आपको लगता है इट्स अननेसेसरी, सैंक्शन लग जाएंगे? जय हिंद दोस्तों। आज हमारे साथ हैं गिरिधर मम्मीडी जी, जिनका नाम तो आपने सुना ही होगा। जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस में वो एक एक्सपर्ट हैं, वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। उन्होंने बहुत सारी एमएनसीज में काम किया है, गूगल में काम किया है, और आज वो हमारे साथ जियोपॉलिटिक्स डिस्कस करने वाले हैं एम जियोपॉलिटिक्स की कम्युनिटी में। दोस्तों, चलिए वेलकम करते हैं गिरिधर मम्मीडी जी को। नमस्ते सर। गिरीश जी, आपको और आपके दर्शकों को सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव और जय श्री कृष्ण। जय श्री राम सर। सर, शुरुआत हम इस टॉपिक से करेंगे कि ये जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ है, आ, उसके अभी जो नए रेवोल्यूशंस आए हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? थोड़ा सा हम दिल्ली ब्लास्ट के बारे में बात करेंगे, और फिर मैं चाहता हूं कि आज हम जो यूएस का एंगल है यहाँ पे, पाकिस्तान और यूएस का जो एंगल है यहाँ पे, यूएस एम्बेसी ने भी कुछ स्टेटमेंट रिलीज़ किया, उसके ऊपर कुछ कंट्रोवर्सी हो गया, और फिर उसके बाद में यूएस का अभी अपाची हेलीकॉप्टर्स जो भारत ने रिजेक्ट कर दिया है, ऐसा कुछ अफवाह फैल गया है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। भारत के नेवी चीफ अब अचानक यूएस चले गए इमीडिएटली अटैक के एक दो दिन बाद, और फिर उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप का अचानक सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया सर। वो अचानक बोल रहा है कि भाई मैं भारत से टैरिफ कम कर दूंगा, और वो तो इतना ही नहीं, वो तो ये भी बोल रहा है कि भाई मैं H1B वीज़ा भी मैं हमें चाहिए। तो उसका सॉफ्टवेयर अपडेट कैसे हो गया अचानक? और फिर हम चाइना के बारे में भी बात करेंगे। बहुत सारे टॉपिक्स है सर, मतलब आपके साथ तो बहुत टाइम तक बात किया जा सकता है, लेकिन सर हम शुरुआत ये दिल्ली ब्लास्ट के न्यूज़ से करेंगे। आप इसको कैसे देखते हैं सर? थोड़ा सा कुछ मिनट बात करके फिर हम जो यूएस वाले एंगल पे जाएंगे सर। आप देखेंगे तो जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमने इनको अटैक किया था, मौलाना मसूद अजहर के जो मदरसा था उसको जब हमने तबाह कर दिया था, उसमें 10 इनके रिश्तेदार मर गए थे मौलाना मसूद अजहर का। हमने देखा है इनके पूरे आर्मी ऑफिसर्स उनका जनाजे में खड़े थे वो लोग। अब उस समय वो थाम लिया था, वो एक शपथ लिया था कि मैं इसका बदला लेके जरूर रहूंगा, जरूर इसका बदला लूंगा। ये उनका एक बयान था मौलाना मसूद अजहर का। तो उस समय से हमें पता था कि ये कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहा था। इसीलिए हमारी इंटेलिजेंस ऑफिसर्स इतना इतने बड़े पैमाने पे सबको, मतलब इतना लगभग 3 टन का जो बारूद है उसको पकड़ पाया। मतलब हम उस दिन से हमारी एजेंसीज इसके पीछे लगे हुए थे, और इनके तारे कहाँ कहाँ से जोड़ते हैं ये सब देख रहे थे। हाँ, वो तो है, जो श्रीनगर में जैश ए मोहम्मद का जो पोस्टर्स लगे थे वहां से पूरे इनको निकल के आ गया, वो अलग कहानी है। मगर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज तो इसके पीछे थे।
अब ये एक महिलाओं का एक टुकड़ा रिसेंटली हाल ही में 1 महीने पहले एक जैश ए मोहम्मद का एक महिला टुकड़ा वो बनाया था। उसका जो चीफ है वो अपना खुद का बहन है। तो जो जिसका पति इस में भारत की अटैक में मर गया था, तो वो मौलाना मसूद अजहर को भारत से छुड़वाने का जो हाईजैक किया गया था उसमें उसका हाथ था, उसका प्लानिंग वो किया था और उसको हमने मार दिया। यूसुफ है उसका नाम, उसको हमने मार दिया था उस रात को 6 और 7 रात को में। तो उसका बदला लेने के लिए अपना खुद का बहन इस पे शामिल हुआ था। तो वो महिलाओं को रेडिकलाइज करने की काम शुरू कर दिया था। पहला टारगेट था अपना मतलब जैश ए मोहम्मद के जितने भी शहीद सो कॉल्ड शहीद थे, उनके बीवियां, उनके बच्चे, उनके जो भी है बहन, जो भी है उनके रिश्तेदार, उनको पहले टारगेट था। और 1 महीने के अंदर अंदर यहाँ आपने देखा है कि अल फला यूनिवर्सिटी में एक महिला डॉक्टर को ये रेडिकलाइज कर पाए। तो मौलाना मसूद अजहर का तो टारगेट था पहले से हाँ जी। कि वो उसका बदला लें और अपना मदरसे के ऊपर जो हमला हुआ, उनके रिश्तेदार जो भी मर गए थे, उसका बदला लेने का वो ऑलरेडी शपथ ले चुका है। तो वो कुछ ना कुछ कांड करेंगे, ये एक एंगल है। दूसरा, पाकिस्तान भी बहुत शर्मिंदगी उसको लगा है और मतलब जो हमने किया है 11 उनके ठिकानों पे जो हमने मार गिराया, उनके जितने भी एयर 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 बेसेस थे या रनवेज थे, सबको हमने नुकसान पहुंचाया, बहुत मारा उसको। तो उस आग में वो जल रहा है आसिम मुनीर, उसका बदले की आग आग में जल रहा है। कुछ ना कुछ भारत में करना है, इसीलिए पहला वो अपने देश के अंदर अपना स्थिति मजबूत करने के लिए निकला है। और उसके दिमाग में इतना डर बैठ गया, वो आपने देखा है और जो 27th अमेंडमेंट लेके वो अपना पोजीशन मजबूत करने का यस। कोशिश कर रहा है। और पूरे जिंदगी तक उनको कोई कोर्ट कोई भी उसको कुछ भी प्रोसिक्यूशन नहीं कर सकता है, इतना इम्यूनिटी वो उसमें डाल दिया 27th अमेंडमेंट में। जब वो हो जाएगा, दूसरा भारत के ऊपर अटैक करना था। वो ऑलरेडी कह चुका है कि इस बार शायद ईस्ट साइड से आएगा, शायद बांग्लादेश या म्यांमार से आएगा, नेपाल से आएगा। अब देखिए जो भी पकड़े गए हैं आज मतलब 3-4 दिन में, या जो कांड हुआ है दिल्ली में, इनके कोई किसी का भी डायरेक्टली आप पाकिस्तान से तारे नहीं जोड़ सकते। हाँ, जैश ए मोहम्मद की नाम तो आ रहा है बाहर, मगर है तो ये लोग भारतीय पासपोर्ट रखने वाले हैं, सब भारतीय हैं, या वो सब सर इधर के ही हैं। सर लेकिन कश्मीर ट्रेनिंग तो उनका पाकिस्तान से हो रहा है ना सर, वो तो क्लियर हो ट्रेनिंग, गया। नहीं नहीं, ये कोई भी सरहद पार करके उधर गया नहीं ये लोग, है ना। तो आप कुछ भी कह सकते हो इसको, मगर ये भारत से बाहर नहीं गया कोई भी। ये कश्मीर, हरियाणा, यूपी, गुजरात, यही मतलब हैदराबाद, यही के लोग हैं, भारतीय पासपोर्ट रखने वाले हैं। तो मैं आईएसआई के एंगल से मैं आपको इसका एनालाइज कर रहा हूँ। हम्म। तो आप जैश ए मोहम्मद का नाम भी देंगे तो ये तो भारतीय सिटीजन्स हैं, वो किसी से भी इंस्पायर हो सकते हैं। तो वो हमारी एजेंसीज और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऊपर उनको पकड़ना, उसको कंट्रोल करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। पाकिस्तान तो ये बोलेगी वो हम आपके आदमी थे, हमारा कोई नहीं थे, वो हमसे क्यों कोई लेना देना नहीं था, तो हमें क्यों दोषी ठहरा रहे हो। वो एक हो गया। दूसरा, जो गुजरात में पकड़े गए, जो रिसिन बनाने का जो डॉक्टर, हैदराबाद का डॉक्टर जो उसमें इन्वॉल्व थे, वो भी आईएसकेपी का नाम से वो काम कर रहे थे। तो आईएसकेपी, आईएस खोरासान प्रोविंस पाकिस्तान का नहीं है, वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया, यहाँ जब पूरे इलाका को खोरासान प्रोविंस कहते हैं वो लोग। तो वो आइसिस का है, आइसिस खोरासान प्रोविंस। तो पाकिस्तान ये कह सकता है कि उससे भी हमें कोई लेना देना नहीं है, वो आपके देश में घुस गया तो आपका प्रॉब्लम है, हमारी थोड़ी है। मगर सबको पता है कि आईएसकेपी का पूरा सपोर्ट बेस आईएसआई से आता है। आईएसआई उसको ट्रेनिंग दे रही है, आईएसआई उसको हथियार दे रही है, टारगेट आईएसआई दे रही है। और आईएसकेपी जिन लोगों को मार रही है वो सीधा सीधा पाकिस्तान के शत्रु ही है, चाहे वो तालिबान, अफगान के तालिबान हो, बलूचिस्तान हो, या केपीके में टीटीपी हो, उनको ही टारगेट कर रही है। तो समझ सकते हैं आप कि ये जो आईएसकेपी है वो पाकिस्तान का एक प्रॉक्सी है। मगर पाकिस्तान वो भी पल्ला झाड़ लेगी कि हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। सर तो पैटर्न देखिए, पैटर्न में ऐसा है कि ये सब भारत के नागरिक है,
अंडर भारत में होम ग्रोन ग्रुप्स हैं, जैसे वो गजवाए हिंद, गजवतुल हिंद, जो एक अंसार गजवतुल हिंद, जो एक तंजीम का नाम आ रहा है बाहर, वो तो जो उसको स्टार्ट करने वाला पाकिस्तान, सॉरी, कश्मीरी मुसलमान था। तो पाकिस्तान एक अलीबाई क्रिएट किया कि हम इससे कोई लेना देना नहीं है, आपके अंदर की प्रॉब्लम है, हमें कोई पता नहीं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो वो एक एंगल वो क्रिएट किया था, और यहाँ पूरा मतलब तबाही मचाने का पूरा षड्यंत्र रचा था। सर लेकिन तो अभी पाकिस्तान एक की एक दावत सर है। एक चीज़ इस पॉइंट पे मुझे बस आपको एक पॉइंट पूछना था। आप जो वो भी बोल रहे हैं ये एक पॉइंट पे, लेकिन ये सब तो ऐसे दिखा रहा है कि मतलब ये तो फिर इसका मतलब तो प्लॉजिबल डिनायबिलिटी है कि हमने तो कुछ किया नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि वापस भारत इस बार कोई एक्शन नहीं लेगा? क्योंकि जो इंडिकेशन सामने आई हैं, अमित शाह जी के जो स्टेटमेंट्स हैं उसमें उन्होंने एजेंसीज का नाम लिया, उन्होंने मिलिट्री का नाम ले लिया, बहुत सारे अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस बार शायद कोई रिस्पॉन्स होगा नहीं क्योंकि ये तो अनप्लान्ड एक्सीडेंटल ब्लास्ट था, वो एंगल भी अभी आ रहा है। तो आपको लगता है कि अभी आप जो बोल रहे हो जिस कंटेक्स्ट में, उस कंटेक्स्ट में आपको लगता है अगर ये सच है तो इस बार हम कुछ करेंगे? जस्ट अ गेस, आई मीन जस्ट योर एस्टिमेशन, क्या लगता है सर आपको? देखिए, दो चीज है। एक तो ऑपरेशन सिंदूर तो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, उसको पॉज किया गया, कभी भी उसको रिस्टार्ट कर सकते हैं। और ऑलरेडी इंडिकेशंस, मैसेजिंग चला गया। राजनाथ सिंह जी ऑलरेडी कह चुका है इस बार कुछ हरकत करेगा पाकिस्तान तो उनका ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों बदल जाएगा। तो उनका ऑलरेडी चेतावनी था। और हमारी आर्मी चीफ भी बोल चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ये हमारी जो त्रिशूल एक्सरसाइज है उसके तहत ही चल रहा है। तो हमने बहुत से एक्सरसाइज कर रहे हैं वहाँ। प्रचंड पश्चिम प्रहार वहाँ चल रहा है अरुणाचल में, फिर यहाँ त्रिशूल चल रहा है, फिर हमने तेजस और अनमैन्ड एरियल का दोनों का संतुलन, तालमेल कैसे करना है उसका भी एक्सरसाइज हम गोवा कोस्ट यस। में कर चुके हैं, कारवार में। तो बहुत कुछ कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में एक्शन लेना कोई हमारे लिए बड़ी बात नहीं है, वो कर सकते हैं। मगर ये जो 2.5 फ्रंट वॉर की बात की थी हमारी फॉर्मर जनरल बिपिन रावत जी ने जो कहा था, ये पहले हम ये 0.5 को निपटे पहले, तो 2 फ्रंट के बाद में हाँ सर। सोचेंगे। उनको ऑलरेडी पता है कि हमारे साथ कुछ नहीं कर पाएगा, हम्म। उनका क्षमता नहीं है अभी कोई न्यूक्लियर वेपन हमारे ऊपर दागना है, डिलीवर करना है, तो उनके पास क्षमता नहीं है। क्योंकि अब देखिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर आप तोड़ोगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा बना सकते हैं। रनवे टूट गया, 3-4 दिन के अंदर अंदर उसको दोबारा आप बना सकते हो। एयरक्राफ्ट गिर गया तो आप लीज पे ले सकते हो, खरीद सकते हो। मगर जो आदमी ये डिलीवर कर सकता है, जिसके पास ये क्षमता है न्यूक्लियर अटैक करने वाली, जो ट्रेनिंग हुआ है, जिसका प्रोटोकॉल्स पूरी मतलब स्क्रीनिंग होके, स्क्रूटिनी होके जिस बंदे को वहां बिठा दिया, वो मर गया। आपने रहीम यार खान में जो अटैक किया है, वो उसका पूरा यस। जमीन के हाँ जी। नीचे जितने भी थे वहां इनके न्यूक्लियर कमांड बैठी हुई थी, वो सब मर गए थे। तो पाकिस्तान ने इतने जलील कौम है, वो जलील देश है वो, उनके शव भी बाहर नहीं निकाला क्योंकि सैटेलाइट से हम वॉच कर रहे थे, वहीं की वहीं बुलडोजर लगा के उसको वहीं दफना दिया। तो वो कहां से लेके आएंगे? वो एक दिन 2 दिन 6 महीने के अंदर अंदर उसको खड़ा नहीं कर सकता ना। जो प्रोटोकॉल्स है उनको कैसे आप कपलिंग करोगे, फिर उसको कैसे आप डिप्लॉय करोगे, टारगेट कैसे सेट करोगे, आपके रेडार्स, आपके सैटेलाइट्स को कैसे चकमा दोगे, क्या प्रोटोकॉल्स के तहत आप करेंगे, सिविल न्यूक्लियर अप्रूवल कैसे आएगा, ये सब प्रोटोकॉल्स जानने वाले मर गया। तो इसको इसीलिए वो हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक करने की क्षमता आज नहीं है उनके पास। शायद कल। सर फिर आपको नहीं लगता कि ये बेस्ट टाइम है हमें हमारे तरफ से कुछ एक्शन लेने का, अगर ऐसी बात है तो? देखिए, हमारे ऊपर भी बहुत से दबाव है, ऐसी बात नहीं है। मगर एक इसके जो भी हमने पकड़ा है, जो भी यहाँ हुआ है दिल्ली ब्लास्ट के इंक्लूडेड, इसके इनके तारे, इनके जो कनेक्शंस पाकिस्तान में मिलेंगे तो ऑब्वियसली हम पाकिस्तान के ऊपर एक्शन लेंगे। मगर जैसे मैंने कहा, पाकिस्तान एक डिनायबिलिटी के मोड पे चला गया। ये लोग हमारी अपने लोग थे, यहाँ हमारी देश में हुआ है, तो पाकिस्तान कहेगा कि आप एक फैसिस्ट हिंदुत्ववादी सरकार हो, तो आप मुसलमानों को सता रहे हो, पीड़ा उनको मार रहे हो, उनके साथ जुल्म कर रहे हो, इसीलिए आपके खिलाफ ये लोग खड़े हुए, हम हमारी उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये एक डिनायबिलिटी होगी और एक अलीबाई बना के रख दिया। इसीलिए अभी भारत सरकार की फोकस रहेगी, ये 0.5 के ऊपर फोकस रहेगी। जो जो इसके पीछे इन्वॉल्व थे, इनके सबके खिलाफ जाएंगे।
और हमने देखा है, रिपोर्ट्स भी देखा है, बहुत से बांग्लादेशी इनफिल्टर्स और रोहिंग्या ये बांग्लादेश भाग गए हैं, क्योंकि एसआईआर आ रहा है, इसमें जो है उसको पकड़ के फिर वहां डिपोर्ट करने का मुहिम शुरू हो गया, और बांग्लादेश एक्सेप्ट नहीं कर रही है। बीच ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के बीच में जो आइलैंड्स होते हैं ना, उसमें जाके इसको छोड़ के आ रहे हैं। हाँ तो जी। हमारी तरफ से ये चल रहा है। तो भारत सरकार की फोकस अब रहेगी ये 0.5 फ्रंट जीतें पहले, बाद में पाकिस्तान को कभी भी मार सकते हैं हम, वो कोई कोई टेंशन नहीं है। मोदी जी तो साफ साफ बोला था, हम आतंकी और इनके सरकार को दोनों में फर्क नहीं देखेंगे। तो वो मैसेजिंग तो बहुत क्लियर था। इनके तारे वहां जोड़ते हैं, जुड़ता है तो ऑब्वियसली हम जाके उसको मारेंगे, उसमें कोई दोहराई नहीं है, और कोई उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मगर वो हमारी प्रायोरिटी नहीं है। पाकिस्तान को अभी भी मार सकते हैं, मगर हमारी अंदरूनी जो चीज है उसको पहले निपटे। सर उसमें अभी तो आपने 3 टन पकड़ा है, हाँ आपको जी। गारंटी है कि 1-2 टन और कहीं मिस हो गया, कोई और कहीं और बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई कहीं और विस्फोट ना हो, आपको कोई गारंटी है नहीं है ना। अब इनके जो रेकी कहाँ कहाँ किया है लोग, आपने देखे होंगे उसके जो रिपोर्ट्स आए थे, लखनऊ, दिल्ली, अहमदाबाद, और वो भी आरएसएस हेडक्वार्टर्स, बीजेपी हेडक्वार्टर्स, कुछ मंदिरों के ऊपर रेकी हुआ है। रेड फोर्ट में तो हुआ ही हुआ है, मगर मंदिरों में ये रेसिन उसके प्रसाद में मिलाने का एक षड्यंत्र चल रहा था। यस सर। फिर मेरे ख्याल से एक और टारगेट भी इनके लिए जायज टारगेट होगी, वो हमारी इंडस्ट्रियल बेस। तो मान लीजिए कि बेंगलुरु में या चेन्नई में या फॉक्सकॉन जैसे जो बड़े बड़े कंपनियां हैं, वहां ये कुछ कांड करेंगे, वहां जाके विस्फोट भी नहीं करना है, वहां आसपास उसके सड़क के ऊपर कुछ ये करेंगे, विस्फोट करेंगे, ऑब्वियसली पूंजी यहां से भाग जाएगी ना, और ये मैसेज जाएगी भारत महफूज जगह नहीं है, आप यहाँ से हटो, सर वो यहाँ आसिम इन्वेस्टमेंट मत आसिम करो। मुनीर ने बोला भी तो था इस बार वार्निंग में कि इस बार रिफाइनरी को टारगेट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। इसीलिए तो ये सब इनके लिए टारगेट्स हैं। तो इसीलिए अभी हम सुकून से नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि पता नहीं देश में कहाँ-कहाँ ये बिछा हुआ है और क्या-क्या हो सकता है। राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट कुछ महीने पहले हमने देखा है कि हमने तेल बिछा के रख दिया, एक चिंगारी लगानी बाकी है। ये उनका स्टेटमेंट है, राहुल गांधी का स्टेटमेंट है। तो पता नहीं अभी और क्या कांड करेंगे ये लोग। तो इसीलिए पहला ये 0.5 जो फ्रंट वॉर है, इसको पहले हम जीतें, इनको कंट्रोल में लें। 11 साल, मोदी जी के 11 साल के कालखंड में कश्मीर के बाहर होने वाली पहली घटना है। तो वो देखिए कितना मैसेज चला गया। हो सकता है ये पैनिक में ये हो गया, एक्चुअल टारगेट मिस हो गया, जो भी है वो अलग है, मगर कांड तो हुआ ना, 8-10 लोग तो मरे। तो ऑब्वियसली इनके 56 इंच ये सीने, तो इसका कुछ हमें कुछ रोक नहीं सकता है, हम कुछ भी कर सकते हैं, ये मैसेज तो चला गया ना। कि जितने लोगों भी आपने पकड़ा है उसकी बारे में, और इंटेलिजेंस एजेंसीज का जो कामयाबी है उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। बात एक ही कर रहे हैं कि दिल्ली में क्या ब्लास्ट हुआ, इंटेलिजेंस फेलियर, सिक्योरिटी फेलियर, बकवास बकवास चलता है सर ना। वो लोग तो रेसिग्नेशन मांग रहे हैं, बोल रहे हैं कि रिजाइन कर दो, जबकि इतना सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ है, पकड़ इतने सारे पकड़े हैं हमने। बिल्कुल। इसीलिए तो वो नैरेटिव वॉर वो जीतेगा पाकिस्तान। आप जो भी करो, आप 10 बार पकड़ो, 20 बार पकड़ो, 100 बार पकड़ो, एक कांड हुआ तो उनके लिए काफी है। सर और बिहार वो इलेक्शन का भी बहुत लोग 0.5 फ्रंट वाले भी बोल रहे थे कि जो एग्जैक्ट पाकिस्तान का लाइन था कि बिहार इलेक्शन है, बिहार इलेक्शन तक के वजह से हुआ, फॉल्स फ्लैग है, ये है वो है, तो वो भी ये देखिए उनका। इसमें, हाँ देखिए इसमें बहुत से एंगल्स हैं। एक तो वो है, दूसरा जब हमने पकड़ा इन लोगों को, फिर वो डर के मारे जो भी कांड किया वो किया है। और तीसरा एक और पहलू है, एक और एंगल है कि जिस दिन ये विस्फोट हुआ, उसी मतलब उसी दिन या अगले दिन 10 या 11 नवंबर को गुरु तेज बहादुर का बलिदान हुआ है। ये चांदनी चौक में शीशगंज गुरुद्वारा के 100 मीटर आगे ये हुआ है। तो ओ वो भी हो सकता है ना। इस एंगल में कोई सोचा ही नहीं है। डेट बहुत मेहनत महीने रखता है, उसका कोई इंपॉर्टेंस रहता है। और जैसे आपने कहा, उनके एम्बेसडर आ रहा है भारत, यूएस के एम्बेसडर आ रहा खड़गी है, गौर तो सर। हाँ आप सर 5 घंटे पहले उसके स्वेरिंग इन सेरेमनी के 5 घंटे पहले ये अटैक होता है, मतलब इतने कोइंसिडेंसेस। पहलगाम अटैक भी सर, जो हम डिस्कस कर रहे थे, पहलगाम अटैक जैसे ही जेडी वॉन्स भारत में आता है एक दिन बाद हो जाता है।
तो सर क्या ये स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग है, क्योंकि लोकेशन भी देखिए रेड फोर्ट के पास, यू नो आपका इस पॉइंट पे क्या आपका थॉट है, ये यूएस वाला एंगल, सिंस यू हैव लेड इनटू दिस यूएस वाला एंगल, ये यूएस का एंगल आप इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए, ये तो कोई प्रिडिक्टेबल पैटर्न हो गया पाकिस्तान के साथ। जब भी कोई हाई लेवल विजिट होता है भारत में, ये कुछ ना कुछ कांड करते हैं। जैसे क्लिंटन जब आए थे तो चट्टी सिंह पुरा का कांड किए थे लोग। जब ट्रंप आया था, शाहीन बाग हुआ, वो अलग बात है कि उसका मतलब करने वाले लोकल यहीं के हमारे लोग थे, मगर पूरा इकोसिस्टम पाकिस्तान का सोच है वही वहां या चल रही थी। तो ये तो होगा। अब देखिए, इसका जो अमेरिकन एंगल जो है, अमेरिका का ट्वीट्स जो आए थे उनके पाकिस्तानी एम्बेसडर जो इस्लामाबाद में धमाका हुआ उसके बारे में टेररिस्ट एक्ट कह रहा था, और ये भारत की जो दिल्ली में हुआ उसके बारे में टेरिबल इंसिडेंट करके बोल रहा था। सीरियसली। मगर उसके पीछे भी आप देखेंगे तो ऑफिशियली भारत सरकार आज तक दिल्ली अटैक को टेररिस्ट अटैक करके हमने डेजिग्नेट नहीं किया है। आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, यूएपीए का एफआईआर भी दर्ज हुआ है। ऑफिशियली भारत सरकार की किसी भी हैंडल से कोई भी, ना प्रधानमंत्री से लेके दिल्ली पुलिस तक, कोई भी आज तक ये टेरर अटैक है ऐसा कोई स्टेटमेंट आज तक नहीं मिला है। इसलिए अमेरिका उसके बारे में वो सर लेकिन उन्होंने एक दिन बाद ट्वीट किया, इस्लामाबाद में हमारे बाद अटैक हुआ, लेकिन हमें कॉन्डोलेंसेज उन्होंने इस्लामाबाद के अटैक के बाद में दिया सर। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हिपोक्रेसी है उनका। तो जो गौर जो आ रहा था इसके लिए, यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, इनके जो यूएस एम्बेसी के एडमिनिस्ट्रेशन, उसको पता नहीं था कि कैसे इसको ट्रीट करें, क्या ट्वीट करें और क्या कैसे मैसेजिंग करें। वो आने के बाद वो कहें, उनका जो सोच है उसके आधार पर करेंगे, वो रुक गया उसमें। तो ये एक बेनिफिट ऑफ डाउट हम अमेरिका को दे सकते हैं। बट जनरली स्पीकिंग अमेरिका का रवैया जो है वो उनका जो हिपोक्रेसी है आपको दिखता है। जब हमारी और चाइना की बात आती है, अमेरिका हमारे पीछे रॉक सॉलिड खड़ा है। जब पाकिस्तान की बात आती है तो पाकिस्तान की साइड पे खड़ा होता है अमेरिका। अब देखिए, जब अरुणाचल की बात आती है तो अमेरिकन पॉलिसी इज वेरी क्लियर। अरुणाचल इज एन इंटीग्रल एंड इनएलियनेबल पार्ट ऑफ भारत। भारत के अभिन्न अंग है, ये उनका एक पॉलिसी है। मगर इनके एम्बेसडर, पाकिस्तानी एम्बेसडर ब्लैकवेल वहां मुजफ्फराबाद जाता है और कहता है कि ब्यूटीफुल पाकिस्तानी कश्मीर करके बोलता है। तो मतलब क्या अमेरिका एक्सेप्ट कर लिया कि जो उनके कब्जे में है वो सब पाकिस्तान है? तो ये कंफ्यूजन रहता है। जब पाकिस्तान की बारी आती है तो दे आर जनरली ट्रेंडिंग टू सपोर्ट पाकिस्तान, ये एक हमें दिखता है। तो ठीक है, अब जब भी पाकिस्तान और अमेरिका दोनों नजदीक आते हैं या उनके दोनों के रिश्तों में कुछ सुधार आता है, तुरंत भारत के ऊपर कुछ ना कुछ करता है पाकिस्तान। सर इस तो पॉइंट इसमें पे सर इस पॉइंट पे एक इतना क्वेश्चन, प्रेडिक्टेबल है। इस पॉइंट पे सर सॉरी मैं आपको रोक, इस पॉइंट पे मुझे क्वेश्चन पूछना था जो सबके माइंड में है कि आसिम मुनीर अपना लक किस लेवल तक पुश करेगा अकॉर्डिंग टू यू, मतलब कि उसको एक थ्रेशोल्ड के नीचे, क्योंकि अभी उसने इस्लामाबाद में भी ब्लास्ट अभी माना जा रहा है एसआई ने करा है बैलेंस आउट करने के लिए या जो भी है आप, तो आसिम मुनीर अपना लक कितना टेस्ट करेगा, क्योंकि उसको पता है कि ट्रंप का हाथ उसके सर के ऊपर है, टर्की का भी सपोर्ट है और अभी सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस अलायंस भी किया पाकिस्तान ने। तो आप आसिम मुनीर के माइंडसेट को आप कैसे देखते हैं कि वो इसमें कैसे इस्तेमाल करेगा यूएस के सपोर्ट को सर? देखिए, उनका तो जिंदगी और मौत के सवाल है, असीम मुनीर का एग्जिस्टेंस का सवाल है। तो पाकिस्तान के अंदर वो हार रहा है। टीटीपी हर दिन एक ना एक कैंप कब्जा करते जा रहा है। 2 दिन पहले बन्नू में एक इसके कैंप को कैप्चर कर लिया। तो बलूचिस्तान की बात ही मत करें, बलूचिस्तान में बहुत से इलाके में जा ही नहीं सकता इनके फौज। केपीके का भी वही हालत हो गया, और उल्टा अफगानिस्तान इनको मार रही है। ये कुछ भी कहें, मगर अफगानिस्तान एक्चुअली कितने लोगों को मारा है उनका वीडियोस भी दिखा है। क्या 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 इनके यूनिफॉर्म्स कब्जा कर लिया, इनके क्या कैप्चर किया, वो सबका वीडियोस भी रिलीज कर रहा है। पाकिस्तान एक वीडियो रिलीज नहीं कर पाया, मगर बोलता है हमने 200 तालिबान को मारा है। किधर है? एक वीडियो दिखाओ भाई, एक फोटो दिखाओ। तो ऑल फ्रंट, कोई भी फ्रंट देखिए, आसिम मुनीर घेरा हुआ है पाकिस्तान के अंदर। और इसमें पीओजेके में, वेस्टर्न जम्मू कहना चाहिए, पाकिस्तान कब्जे वाली वेस्टर्न जम्मू में, उधर भी आपने देखा है मुजफ्फराबाद में जनजी का प्रोटेस्ट चल रहा है। उनके जो यूनिवर्सिटी के जो प्रॉब्लम्स हैं उसके चलते हुए उधर भी चल रहा है। और हाल ही में कुछ हफ्ते पहले ही
वहां पुलिस लोग पाकिस्तान की पुलिस लोगों का वर्दी उतार के उसको पीट पीट के मार के उसका पूरा वीडियोस रिलीज किया था पीओजे के और गिलगिट बाल्टिस्तान में। तो कोई भी प्रोविंस इसके लिए महफूज नहीं है। तो करता क्या है, नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव उनका प्रॉब्लम एक्सटर्नलाइज करना है, कोई बाहरी शत्रु को दिखाना है। अभी अफगानिस्तान को तो ये कुछ नहीं कर पाएगा, बोम्बार्डमेंट करेगा तो वहां से रिटेलिएशन आएगा। तो वो ऑलरेडी तालिबान कह चुका है, काबुल के ऊपर आप कुछ अटैक करेंगे, इस्लामाबाद में हम अटैक करेंगे, उनका स्टेटमेंट साफ है। तो इधर क्या होगा, फिर दूसरा भारत और पाकिस्तान के बीच में एक लंबा युद्ध कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। 2 दिन 3 दिन के बाद सब पूरा दुनिया आके आपको रोक लेगी। तो होगा तो भी वो उनके फायदे में होगा, असीम मुनीर के फायदे में होगा, क्योंकि पूरा कौम पूरे देश उनके पीछे खड़ा हो जाएगा और अपने अंदरूनी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो भूल के काफिर भारत के खिलाफ ये लोग सब लोग इनके पीछे खड़े हो जाएंगे। तो ये उनका स्ट्रैटेजी है। पिछले बार भी यही किया था, पहलगाम की घटना जब हुई थी, जब उनके अस्तित्व खतरे में पड़ता है तब ऑटोमेटिकली ये बकवास करते रहता है। ये 2-3 इश्यूज है इसमें, जैसे मैंने कहा, अमेरिका के साथ इनका दोस्ती बढ़ती है तो भारत में कुछ करता है। दूसरा, अब पाकिस्तान के अंदर इनका सिचुएशन बहुत खराब हो गया, इसीलिए बाहरी शत्रु दिखाना है, वो भी एक सिचुएशन है। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो बदला लेना चाहता है। तो इतना बेरहमी से हमने उसको मारा है, इतना जलील किया है उसको, उसका कुछ ना कुछ बदला लेना है। वो एक आग से जल रहा है, वो जल रहा है, और मौलाना मसूद अजहर भी जल रहा है। तो ये 3-4 कारण है, इसीलिए ये करने का कोशिश किया है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ, पहला अभी पाकिस्तान पे आप करने से कोई फायदा नहीं है आपको। पाकिस्तान के समर्थन में सब लोग आ जाएंगे, बैठेंगे, तो वी विल लूज द होल नैरेटिव। पहले ये 0.5 को आप निपटो, 0.5 को आप निपटेंगे, फिर तारे जब जोड़ेंगे तब क्या करना है करेंगे हम। हमारी रवैया पाकिस्तान के अंदर भी एक डिफेंसिव रहा है, शायद अभी थोड़ा अग्रेसिव होने का टाइम आ गया। अब देखिए, जितने भी अज्ञात बंदूकदार वहां के लोगों को जन्नत पहुंचा रहे थे, जन्नत या जहन्नुम पहुंचा रहे थे, वो सब हमारे खिलाफ काम करने वाले या तो खालिस्तानी थे या कश्मीरी थे। मगर इनके आका जो भी थे, इनके जो हैंडलर्स थे, एक हैंडलर को भी हमने टच नहीं किया। आईएसआई या इनके आर्मी फौज में जो भी ये सब करवा रहे हैं, उनको हमने टच नहीं किया। यस शायद अब वक्त आ गया कि उनको हम टारगेट करें। अब सोचिए, इनके आईएसआई का जो भी ऑफिसर है, उनका परिवार पापा जोन्स और डोमिनोज या पिज्जा हट में परिवार खाने के लिए जाती है, वो घर आने के लिए डरती है, जिंदा रहे, घर पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, उसके दिमाग में जब डर बैठेगा, ऑटोमेटिकली थिंग्स सुधर जाएंगे। इजराइल स्टाइल सर। कोई डर नहीं है अभी। हाँ बिल्कुल, इजरायली स्टाइल करना है, इजरायली स्टाइल हमने अपनाया है, इसलिए एक भी अज्ञात बंदूकदार पकड़ा नहीं गया। हमने बहुत लोगों को मारा है, मगर टारगेट्स हमने इजराइल जैसा नहीं किया है। टारगेट हमारे शत्रु को मारा है हमने, मगर इनके पीछे खड़े होने वाली जो शक्तियां हैं उनको टारगेट करना है। और मोदी जी का भी स्टेटमेंट क्या था, अब रोटी खाओ नहीं तो मेरा गोली खाओ। भाई, वो रोटी खाते बैठेगा तो आप कुछ नहीं करोगे, तो 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 1 साल के बाद फिर कुछ ना कुछ कांड करेंगे। इसीलिए उसको रोटी जब खा रहा है तब भी उसको डर लगना चाहिए, आजू बाजू इर्द गिर्द मेरे मेरे ऊपर क्या अटैक आएगा वो देखते फिर रोटी खाना है उसको। वो डर जब तक उनके दिमाग में आप नहीं बिठाओगे, तब तक पाकिस्तान यही हरकत करते रहेगी। पाकिस्तान की अस्तित्व, उनका जो एग्जिस्टेंस है, भारत और हिंदू नफरत ही उनका एग्जिस्टेंस है। जब वो खत्म हो जाएगा, भारत के खिलाफ वो कुछ नहीं करेगा, तो पाकिस्तान नहीं रहेगी। ऑलरेडी देख ही रहा है ना, इसीलिए उसको जोड़ने वाली एकमात्र फेविकॉल जो है, भारत और काफिर की हेट्रेड। तो इसीलिए उनकी मजबूरी है, असीम मुनीर की मजबूरी है, वो करते ही रहेगा। स्पेशली जब यूएस उसके समर्थन में खड़ा है या उसके रिलेशनशिप सुधरेंगे, ऑटोमेटिकली हमारे ऊपर ये चलता रहेगा। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वी वर ऑल एक्सपेक्टिंग दिस। सर इस पॉइंट पे मैं आपको पूछना चाहता हूँ। देखिए हमारी जैसे इस कॉल से पहले बात हो रही थी कि यूएस के लिए भारत अगर इतना इम्पोर्टेंट है इकोनॉमी वाइज, चलो इकोनॉमी वाइज बोले मतलब डिपेंड, जैसे गूगल का डेटा सेंटर ओपन हो रहा है अभी आंध्र प्रदेश में, और फिर आई थिंक और भी बहुत सारे डील्स वगैरह, उनकी जो पूरी आईटी सर्विसेज जो वहाँ पे जो है वो भारत से पावर की जाती है। तो इतना डिपेंडेंसी है यूएस का भारत के ऊपर, तो भारत को वो क्यों इतना
बियॉन्ड दिस थ्रेशोल्ड वो क्यों पाकिस्तान के वाया, और अभी तो ये बांग्लादेश वाला एंगल भी है सर इस कॉल में, हमें उसके बारे में भी बात करना है इस शो में, कि बांग्लादेश वाला एंगल भी हम एक्सप्लोर करेंगे, बट उससे पहले थोड़ा ये यूएस और पाकिस्तान और भारत को हाइफनेट क्यों कर रहा है ट्रम्प इस समय? उसको तो और भारत से प्यार करना चाहिए, इतना उसका धंधा है। ट्रम्प टावर तो सर भारत में सबसे ज्यादा ट्रम्प टावर है सर। देखिए, ट्रम्प एक बिजनेसमैन है, वो स्ट्रेटजिस्ट नहीं है। उसको जियो पॉलिटिक्स इससे कोई लेना देना नहीं है। हर चीज वो बिजनेस एंगल से ही देखता है। तो वो आपके ऊपर लिवरेज रखना चाहता है। भारत को झुकाने के लिए उनके पास कुछ ना कुछ हथियार होना चाहिए। पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है। उसी पाकिस्तान को जलील किया था पहले, कुछ जब इनके पहले टर्म में वो जनवरी 1 को ट्वीट किया था ना, हमने इतने बिलियन डॉलर्स को दिया या है, हमने ये धोखा दिया है, सब बोला है ना। उनको भी पता है कि पाकिस्तान कैसे कौम है, उसको पता है। और हाल ही में 2 दिन पहले उनका बयान था, जब ये न्यूक्लियर टेस्टिंग दोबारा स्टार्ट किया अमेरिका में, क्या बोला था कि रशिया, चाइना, कोरिया और पाकिस्तान ये सब टेस्टिंग कर रहा है। मतलब पाकिस्तान कैसे बकवास देश है, क्या क्या हरकत कर सकती है, उनको पता है। फिर भी वो पाकिस्तान को आपके खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए उसको भड़का रहा था। जैसे आप आपकी बीवी से आपका कोई नाराजगी है, आप उनके बहन या कोई सहेली से आप थोड़ा मुस्कुरा के बात करेंगे तो उसको जलती है, वो जलती है ना, वो जलन होती है। वही काम ट्रंप कर रहा है। इसको असी मुनीर को ऐसे समुद्र में फेंक सकता है। उनके लिए कोई दोस्त नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है। तो ये समझना चाहिए, इस्तेमाल करके टॉयलेट पेपर जैसा इस्तेमाल करके उसको फेंक देगा। तो वो है, उसको भी पता है कोई रेरत नहीं है उधर, कोई तेल नहीं है, कुछ नहीं है उधर। और जो था चाइना ले सकती थी ना, चाइना ऑलरेडी सीपीसी इतना इन्वेस्टमेंट करके बैठी है, फिर दोबारा ये क्यों जाएंगे वो? तो बकवास है। मगर देखिए, अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट का सोच है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, यहाँ चाइना का वर्चस्व नहीं होना है, चाइना का यहाँ दाखिल नहीं होना है, वहां एंट्री नहीं होना है। भारत सेकेंडरी टारगेट है अमेरिका के लिए, प्राइमरी टारगेट हम नहीं है। ठीक है ना? तो चाइना का आप ज्योग्राफी देखोगे तो ऊपर पूरा मंगोलिया, फिर रशिया है उनके लिए। नीचे जो छोटा सा उनका जो समुद्र का जो एग्जिट है, वहां फर्स्ट चेन ऑफ आइलैंड्स उनको रोक रही है। चाहे वो जापान हो, ताइवान हो, फिलीपींस हो, साउथ कोरिया, ये सब ये सब उनको रोक रहा है। फिर वहां से भी किसी ना किसी तरह से आगे जाएंगे। सेकंड चेन ऑफ आइलैंड्स फिर वहां उनको रोक रहा है। गुआम हो, आपके मार्शल आइलैंड्स हो, वनुआटू हो, किरिबाटी हो, जितने भी सोलोमन आइलैंड्स, ये सब जितने मार्शल आइलैंड्स जितने भी है, वो सब सेकंड चेन ऑफ आइलैंड्स, वो भी अमेरिका के कंट्रोल में है। हाँ, हाल ही में सोलोमन आइलैंड्स तो ये चाइना के फेवर में चला गया, बट जनरली स्पीकिंग 2 चेन ऑफ आइलैंड्स हैं। इनको वार्म वाटर्स जो मतलब ठंडा ठंडा समुद्र जो ऊपर है, उसको छोड़ के, पैसिफिक ओशन का नॉर्थ में उसको छोड़ के, जो गर्मी पानी का, जो गर्म पानी का जो समुद्र जितने भी है, इनको एक्सेस नहीं है। इसीलिए उनको इंडियन ओशन, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल का एक्सेस चाहिए चाइना को। तो म्यांमार में उनका इंटरेस्ट वही था, पाकिस्तान का सीपीसी वही था, और फिर बांग्लादेश में भी वही करने जा रहा था। शेख हसीना धीरे धीरे से उनके कैंप में जा रहा था, अमेरिका के खिलाफ खड़ा हुआ था। तो अमेरिका का सोच इतना ही है कि यहाँ चाइना को एंट्री नहीं देना है, हमारी यहाँ वर्चस्व रहना है। हाँ, इंसिडेंटली हम भारत को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, भारत भी उछल नहीं सकता है। अब देखिए, 20 साल पहले आप देखेंगे, दुनिया के सबसे अमीर देश जितने भी थे, उसमें 4-5 जितने भी थे ऊपर का, फर्स्ट अमेरिका था, दूसरा जापान था, तीसरा जर्मनी था, चौथा यूके था, फिर कोई और फ्रांस या कोई और था। तो एशिया का चाइना हो, भारत हो, कोई नहीं थे उसमें। तो जानबूझकर ये लोग चाइना को खड़ा किया, ये इस सोच से उसको खड़ा किया कि ये हमारी फैक्ट्री बन के रहेगी, हमारी गुलाम बन के रहेगी। मगर उसके उल्टा विपरीत वो अभी सेकंड स्थान पे आ गया, दूसरे नंबर पे आ गया, और इनके खिलाफ वो खड़ा हो गया। तो जो उनकी बात नहीं मानती है, जो जो मतलब इनके इंटरेस्ट और इनके कठपुतली बन के नहीं रहते हैं, वो उनको उस स्थान पे नहीं देखना चाहते हैं। एक चाइना से ही वो बहुत उलझे हुए हैं, और उसमें बहुत उनका तकलीफें चल रही हैं। दूसरा, भारत भी आके उस कैंप में आके बैठेगा तो वो थोड़ी बर्दाश्त करेगा। अब अभी से भारत को कंट्रोल करना उनकी मजबूरी है, इसीलिए वो करेंगे।
आपके तर्क की जो है उनकी कर्ता धर्ता, उनकी इंस्ट्रक्शंस और उनके जूते के नीचे ही आप उभरना है। उनके खिलाफ या इंडिपेंडेंटली आप कुछ करेंगे तो आपको वो जिंदगी जीने नहीं देंगे, वो आपके साथ कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे। इसीलिए लीवर्स होना है। एक चाहे वो अफगान, चाहे वो बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, भारत को कंट्रोल करने के लिए भी चाहिए, मगर दैट इज सेकेंडरी इंटरेस्ट। पहला चाइना को दूर रखना है। और अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट में एक प्रॉब्लम है, एक वर्टिकली 50-50 आप देख सकते हो। इनके जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है, चाहे वो डेमोक्रेट पार्टी हो चाहे रिपब्लिकन हो, इनके जो व्हाइट हाउस और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये सब जो है, ये भारत के साथ इनके रिश्ते ठीक कभी भी 100% ठीक नहीं थे। और एट बेस्ट मतलब क्या कहते हैं उसको, कुछ कुछ एग्रीमेंट्स हम करते थे, मगर पीछे से ये ट्रस्ट डेफिसिट हाँ हाँ। बहुत साल से है। अभी डेमोक्रेट्स वो के साथ तो सर ये तो प्रॉब्लम था, डेमोक्रेट्स के साथ स्पेशली। अभी तो हाँ, रिपब्लिकन के साथ भी हो गया अभी तो। हाँ, नहीं वो ऐसे ही था। कुछ चीजें लेन देन होती है, मगर वो कभी भी 100% हमारे से कोई दोस्ती नहीं रखता है वो, इनके पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट। मगर इनके डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट हमें बहुत चाहता है। जब हमारी आर्मी चीफ गया था पेंटागन में, इवन यूके और इनके नेटो आर्मी चीफ्स भी जाते हैं, उनको इतना सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं होता है जितना सिक्योरिटी क्लियरेंस इनको दिया गया। इनको क्लीन कहीं भी पेंटागन में जा सकता है उतना उनको मतलब सिक्योरिटी क्लियरेंस दे दिया था। उनके सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट पेंटागन जो है, भारत के रिलेशन चाहता है, क्योंकि उनको पता है चाइना को कंट्रोल करना है तो अमेरिका के हाथ में उनके बस की बात नहीं है। बगैर भारत का वो कुछ नहीं कर सकता है। भारत छोड़ के किसी के पास इतना शक्ति नहीं है कि चाइना को काउंटर करें। अमेरिका का सपोर्ट नहीं हो तो भी हम चाइना को रोक सकते हैं। चाइना को हरा नहीं सकते हैं, कम से कम उनको रोक सकते हैं, हमारी इंटरेस्ट हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए चाइना के खिलाफ कुछ करना हो अमेरिका को, भारत उनके कैंप में रहना जरूरी है। ये पेंटागन बखूबी जानती है। इसीलिए पेंटागन और भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। यो जो जो भी हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज हैं वो चलते रहते हैं। मलबार एक्सरसाइज अभी होगा, गुआम में होगा, तो फिर ये सब चलता है। क्वाड का एक्सरसाइज होगा, बहुत कुछ होते हैं, मिलिट्री एक्सचेंजेस होते हैं, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स होते हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है। आपको पता होगा 3-4 साल पहले गलवान घटना होने के बाद फिर और एक बार हरकत करने का कोशिश किया था चाइना, अरुणाचल में यांगसे यांगसे, हाँ एटलस, हाँ। यांगसे में घुसने का कोशिश किया। फिर अमेरिका ने हमें इंटेलिजेंस फीड दिया था, हम पूरा फौज खड़ा कर दिया, 10 लोगों को मारा था और 5-6 लोगों को हमने गिरफ्तार भी किया था। फिर व्हाइट फ्लैग दिखा के वो लोग आया, फिर उसको छोड़ दिया। तो स्टेटमेंट दोनों तरफ आया था, थोड़ा कंफ्यूजन था, वो हमने सुलझाया। मगर वो कोऑपरेशन अमेरिका के सपोर्ट से ही हुआ था। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, अमेरिका की भारत की जो दोनों के रिश्ता है, डिफेंस और इनके जो पेंटागन और इनके सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के साथ हमारी बहुत अच्छा रिश्ता है। पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट ये हमें कंट्रोल करना चाहता है, उस एंगल से वो सोचते हैं। वैसे तो मार्को रूबियो हो, आपकी निकी हेली, अभी तो नहीं है मगर निकी हेली हो, या आपकी तुलसी गबार्ड तुलसी हो, गबार्ड। आपकी आकाश पटेल हो, जितने भी इनके अभी ऑफिसर्स हैं वो पूरे भारत के दोस्त हैं। तो हमारी भला चाहते हैं वो लोग। फिर भी वो एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा बनी है कि वो भारत को कंट्रोल करना चाहता है। वो अपने गिरफ्त से वो बाहर नहीं जाना चाहता है। उसको जाएगा तो उसके लिए तकलीफ होगी। गॉट इट एक सर। अमेरिका से वो निपटना इतना मुश्किल हो रहा है, भारत एक और खड़ा हो जाएगा तो बहुत दिक्कत होगी उनके लिए। इस पॉइंट पे ना, अभी हम पेंटागन की बात करें तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि ये अभी रिसेंटली अपाची हेलीकॉप्टर का एक इंसिडेंट हो गया सर। ये तो मुझे भी एक्चुअली ध्यान नहीं दिया था, मैंने आपने कल बताया था। तो ये मतलब इस ये क्या हुआ, क्या है ये अचानक भारत ने अपाची हेलीकॉप्टर को रिजेक्ट कर दिया करके रूमर्स आ रहे हैं सर, ये क्या हो गया? ये तो दोनों तरफ चुप्पी साधे हैं, दोनों दोनों कुछ नहीं बोल रहे हैं। जो लोडिंग हो रहा था अरिजोना में, तो उनके फोटोज जो निकल के आए हैं, एक्चुअली इंडियन फ्लैग और इंडियन जो जो भी उसके कैमोफ्लेज कलर्स होते हैं ना, डेजर्ट कलर्स, वो सब ऑलरेडी पेंटेड थे। और हमारे नंबर भी लिखा हुआ था उसमें, 1704 ऐसा कुछ नंबर था, वो ऑलरेडी नंबर भी था। फिर भी वो भारत नहीं पहुंचा। 8 दिन वो यूके में बैठा था, फिर वहां से फिर दोबारा वापस चला गया। तो फिर वहां से भी जो जो यूक्रेनियन एयरक्राफ्ट था, जो हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर, हेवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट था,
उसमें से हेलीकॉप्टर्स को बाहर भी निकाल दिए वो लोग, बोइंग फैक्ट्री में चला गया। पर हुआ क्या है, दोनों साइड चुप है, कोई बता नहीं रहा है, कोई बोल नहीं रहे हैं। तो 8 दिन यूके में क्यों बैठा था? शायद उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिली भारत में, या पॉलिटिकल रीजन से उसको रोका गया। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि मैं इनके साथ ट्रेड डील कर रहा हूं, तब तक इनको थोड़ा टाइट करके रखेंगे, तो इसको रोको? शायद वो हो सकता है ना? तो या हम भी ये सोच रहे हैं कि लेना है नहीं लेना है, क्या है? 3 ऑलरेडी इंडक्ट हो गया, बाकी 3 आ रहे थे, तो शायद उसमें हम भी कुछ गलतियां खोज निकाले होंगे। हमने हमने ये पूछा था, आपने ये दे रहे हो, इसलिए हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पता नहीं। तो इसीलिए दोनों साइड चुप है। आने वाले महीने के अंदर अंदर, शायद नवंबर एंड दिसंबर तक, एक ट्रेड डील अनाउंस होने का चांसेस दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप भी कुछ उसकी उस तरफ इशारा कर रहे थे। तो इसीलिए उसके लिए शायद दोनों साइड लिवरेज बना के रखने के लिए कुछ किए होंगे। ये कहीं पब्लिक स्पेस में आया नहीं, रूमर्स भी नहीं है कोई, मतलब किसी न किसी तरह से वो लीक भी हो जाएगा ना, वो भी हमें नहीं दिख रहा है। शायद तो कुछ दिनों में वो भी निकल के आएंगे, मगर ये कांड हुआ है। दिस इज वेरी स्ट्रेंज, एक एक्सट्रीमली स्ट्रेंज, एक और क्योंकि हमें सर, चाहिए। सॉरी आप कंटिन्यू, सॉरी सॉरी माय बैड। हाँ हाँ, मैं ये कह रहा हूँ वो हमें चाहिए। अभी ऑपरेशन सिंदूर आगे लेके जाना हो तो ये तीनों अपाचे हेलीकॉप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फिर भी ये भारत नहीं आया, तो इसमें एक्चुअल तथ्य क्या है, इसको थोड़ा समय लगेगा ऐसा मुझे लगता है, बट दिस इज वेरी स्ट्रेंज। और एक और बहुत स्ट्रेंज चीज़ हुई है सर, ये कोप इंडिया का अभी ऑफिशियली पोस्टपोन हुआ ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं आया है, लेकिन एक अजीब से फोटो रिलीज किया इंडियन एयरफोर्स ने। कोप इंडिया यूज़ नहीं किया वर्ड, कुछ क्वाड कंट्रीज आर प्रैक्टिसिंग करके कुछ फोटोज यूज़ किया, और उसमें भी यूएस का B-1 बॉम्बर आया है, उनका कोई F-35 या कोई फाइटर जेट नहीं आया, हमारे सुखोई 30 थे शायद, वो फ्लाई कर रहे थे। तो बहुत ही लो की कोप इंडिया, यहाँ पे कुछ तो यहाँ यूएस इंडिया के बीच में हुआ है, और अचानक डोनाल्ड ट्रंप की सॉफ्टवेयर अपडेट होगी सर, उसके बारे में भी आता है। अचानक वो क्या बोल रहा है कि अभी वो ट्रेड टैरिफ हटा रहा है, ये सब वो चीज़ें बोल रहा है अभी अचानक। क्या हो गया उसको, मतलब? देखिए, दो चीजें आपने, दो चीज पूछे हैं। एक पहला देखिए, कोप हो या जो भी हो, ये थोड़ा पॉज मोड पे जाएगा। जब तक ये ट्रेड डील अनाउंस नहीं होगा तब तो थोड़ा लो की ही चलेगा सब कुछ। अभी आने वाले 2 महीने के अंदर अंदर, 2-3 महीने के अंदर अंदर, यहाँ एक फ्लीट रिव्यू होगा विशाखापट्टनम में। हर प्रेसिडेंट, भारत के हर प्रेसिडेंट के, उनके 5 साल की जो टर्म होगी ना, उसमें एक बार फ्लीट रिव्यू जरूर होगी। तो इस बार प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू वो फ्लीट रिव्यू लेगी। उसमें 50 देशों से पार्टिसिपेशन वो ऑलरेडी कंफर्म कर चुके हैं। ऑफ कोर्स चाइना, पाकिस्तान और टर्की को हमने, और अजरबैजान, ये चारों देश को हमने न्योता नहीं दिया है। तो उसमें स्ट्रेंजेस्ट बात यह है कि रशियन शिप्स भी आ रहे हैं, अमेरिकन शिप्स भी आ रहे हैं। तो ये भारत एकमात्र देश है जो दोनों को ला सकता है। तो ये अपना पीछे पीछे से वो चल रहा है। उसका नाम कोप रखें या कुछ और रखें, फर्क नहीं पड़ेगा। ये कोऑर्डिनेशन और जॉइंट एक्सरसाइजेस चल रहा है, क्योंकि हमारे पास रशियन इक्विपमेंट है, और अमेरिका कदापि ये नहीं चाहता है कि उनके इक्विपमेंट और रशियन इक्विपमेंट से बात करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी लीक हो सकती है। फिर भी ये तो चल रहा है। बट ये ट्रेड डील होने तक, या डोनाल्ड ट्रंप फिर वापस इधर आने तक, वो भारत आने का धमकी दे रहा है, मैं धमकी मानता हूँ, देखते हैं क्या होगा। तो ये सब जब होगा तब तक ये चुप है, और उससे पहले ही व्लादिमीर पुतिन का यहाँ विजिट होगा ऐसा लग रहा है। शायद वो नवंबर एंड या दिसंबर फर्स्ट वीक के अंदर अंदर वो आ सकता है इधर भारत। तो उसके नतीजे के बाद ये कुछ सोच सकते हैं कि इसको आगे कैसे लेके जाना है, इसीलिए लो की मेंटेन कर रहे हैं दोनों। तो देखते हैं आने वाले दिनों में फिर ये किस तरफ जाएगी, देखना पड़ेगा। मोदी जी की जो आत्मनिर्भरता की जो कॉल थी, उसके चलते हुए हमने बहुत कुछ प्रोग्रेस किया है, पर डिपेंडेंसीज अभी भी है, स्पेशली अमेरिका के ऊपर। हमारी जो GE-404 और 414 की जो डिपेंडेंसीज है, हमारी मजबूरी है, हम वहां से हट नहीं सकते हैं अभी। तो सफरान को हमने बोला है, नॉर्मली फंस क्या गए होती है सर, ना, जी में तो फंस गए हम लोग वो डील में, और यूएस डिलीवर नहीं कर रहा है, और हम दूसरा ऑर्डर सर साइन करके बैठ गए हम लोग भी सर। क्या वो तो है। अभी देखिए, ऑल्टरनेट्स हम ढूंढ रहे हैं। अभी अमेरिका को भी ये एक चीज होती है ना, वो डिलीवर नहीं करेगा तो फिर क्रेडिबिलिटी पूरी जाएगी, अमेरिका का ट्रस्ट फैक्टर पूरा निकल जाएगा।
इसीलिए जी को इतना बड़ा ऑर्डर फिर वहां से हटा के हम सफरान में चले जाएंगे, अमेरिका को बहुत धक्का लगेगा। तो ट्रंप रहेगा 2 साल, 2.5 साल, 3 साल रहेगा, उसके बाद ये डिलीवरी तो 10 साल तक चलने वाली है ना। तो इसीलिए उनके जो डिफेंस इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है, उसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रंप क्या कोई भी आएगा तो उसके ऊपर वो दबाव डाल सकते हैं। तो उनका सबसे बड़ा भगवान रुपया है, पैसा सबसे बड़ा है। तो इनको झुकाने के लिए उनके पास उतना शक्ति है डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का, बोइंग कुछ भी कर सकता है इनको झुकाने के लिए। तो उस पर हमें कोई टेंशन नहीं है, वो आएंगे, थोड़ा इधर उधर डिले हो सकता है बट हमें आएंगे। बट हमने कॉन्टिजेंसी प्लान भी बना के रखा है। एक हमने सफरान से बात कर रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है ना, इंजन पहले डिसाइड करते हैं, इंजन के उनके कैपेसिटी और उनकी साइज, इसके चलते हुए पूरे फ्रेम का डिजाइनिंग होती है, इनके एरोडायनेमिक्स डिजाइन होता है, सब कुछ होता है। पहली बार हमने सफरन को बोला है कि हमारी ऑलरेडी ये प्लेटफॉर्म है, तेजस का प्लेटफॉर्म बन गया, इसके अंदर फिट होने वाली इंजन आप डिजाइन करो। तो वो सफरान ने ये प्रॉमिस किया है कि सफरान और भारत के जितने जो भी पार्टनर होगा भारत का, दोनों मिलके एक डिजाइनिंग शुरू करेंगे। तो 2027 या 28 तक उसका एक मॉडल बना के वो दे देंगे हमें, मतलब आने वाले 2-2.5 साल के अंदर अंदर हमें मिलेगा वो। तो मान लीजिए कि ये कुछ हरकत करेगा अमेरिका, जी के इंजन हमें रोकेगा या स्लो डाउन करेगा, कुछ और हरकत करेगा, तो बाकी जो फ्रेम्स होंगे तेजस के आने वाले, या MK2 का होगा इंस्टेड ऑफ 414, हम सफरान के इंजन ले सकते हैं, सफरान और भारत के जॉइंट वेंचर का ले सकते हैं। और अल्टरनेटली हम रशिया से भी बात कर रहे हैं। हाँ, हाल ही रशिया की टेक्नोलॉजी अमेरिकन टेक्नोलॉजी से थोड़ा कम है, उनका जो रडार सिग्नेचर है वो थोड़ा पकड़ सकते हैं। फिर भी अल्टरनेट तो रहेगा हमारी, ऐसा नहीं है कि फिर हम बैठे हैं अमेरिका की जी आने तक हम ऐसे बैठे रहेंगे, ऐसे थोड़ी होगी। तो अल्टरनेटिव रहेगा, और उस जी के कॉन्ट्रैक्ट में भी है, वो ज्यादा डिले करेगा उसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं और पेनल्टीज डाल सकते हैं, फिर इनको आर्बिट्रेशन में घसीट सकते हैं। इसीलिए अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का इंटरेस्ट है भारत उनके साथ रिश्ता रखे, और ट्रंप चाहे तो भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, थोड़ा हरकत इधर उधर कर सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। तो एक्चुअली 404 का प्रॉब्लम ये था कि जब हमारी जो डिजाइनर्स 404 GE404 डिसाइड किया था, जो तो उसके आधार पर ये तेजस का पूरा डिजाइनिंग हुआ था, और उस समय से लेके फाइनली ऑर्डर देने के समय जब आ गया था, इसके बीच में 404 को डिसकंटिन्यू कर दिया था जीई ने, पुरानी मॉडल होगी उसको निकाल दिया था। फिर जब हमने ऑर्डर किया, फिर कोविड आ गया, हमने देखा है कोविड के बाद फिर दोबारा वो सप्लाई चेन को फिर दोबारा रीस्टार्ट करना पड़ा उसको। वो उनकी सोच में 1 साल के अंदर हम रिस्टार्ट करेंगे ऐसे सोचे थे, वो 2-2.5 साल लग गया उसको। तो ये प्रॉब्लम थी। अभी तो 4 आ गया इंजन, शायद आने वाले साल में वो प्रॉमिस किया है कि कोई 15-20 तक वो देंगे, देखते हैं क्या होगा। बट ये बोइंग के अंदर भी बहुत से प्रॉब्लम्स थे। वो मान लीजिए कि क्या बोलते हैं ESG, DEI के बकवास उसमें डाल के उनके क्वालिटी बहुत अफेक्ट हो गई थी। मगर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, आपके पास दो ही है, एक तो एरोस्पेस है, दूसरा बोइंग है, सिविलियन फील्ड में स्पेशली। और एरोस्पेस इनके पूरे ऑर्डर्स फिर वो ले नहीं सकते, उनका उतना कैपेसिटी है ही नहीं है, तो झेलना पड़ेगा हमें इसको। फिर ऑल्टरनेटिव्स भी हम ढूंढ रहे हैं। कावेरी तो अभी उसका भी इन्वेस्टमेंट अभी बढ़ा दिया सरकार ने, देखते हैं आने वाले 2-3 साल के अंदर अंदर हमें जी और हरकत करेगी, अमेरिका कुछ गड़बड़ करेगी, तो वी हैव ऑल्टरनेटिव्स, वी विल शिफ्ट। तेजस रहेगा, आमका रहेगी, MK2 भी आएगा, मगर शायद जी इंजन नहीं रहेगा, उसमें कुछ और रहेगा। वी आर कीपिंग आवर ऑप्शंस ओपन। श्योर सर। सर लास्टली अभी ये बांग्लादेश बचा हुआ है, फिर हम ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मैं तो इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट ही बोलता हूँ आज भी, ये साउथ एशिया वाला चक्कर पता नहीं वेस्टर्न मेन स्ट्रीम मीडिया प्रमोट करता है, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर विल एंड। पहले हम थोड़ा सा बांग्लादेश और यूएस, बांग्लादेश में क्या कर रहा है और क्यों है, वो क्यों कर रहा है वहाँ पे और क्या कर रहा है, क्या वो चाइना को काउंटर करने के लिए वहाँ पे आ गया है कि जैसे पाकिस्तान में है, या भारत को एनसर्कल करने के लिए है, तो ये बांग्लादेश में यूएस क्यों आया है, इस पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और फिर लास्ट में विल एंड इट विद इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। एट द एंड ऑफ द डे ये जो यूएस जो करवा रहा है, शायद वो पाकिस्तान के थ्रू हो या बांग्लादेश के थ्रू हो, द एलिफेंट ऑन द रूम,
तो भारत क्या अभी बहुत बुरी तरीके से फंस चुका है? बिकॉज ये लोग तो हमें ट्रबल करते ही रहेंगे छोटा मोटा, मतलब फुल फ्लेज्ड वॉर तो नहीं कर पाएंगे हमारे साथ, लेकिन ये टेरर अटैक ये वो, तो उसका पूरा कंटेक्स्ट में फिर हम एंड करते हैं। तो बांग्लादेश के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, फिर वो यूएस और इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाले, इसमें हम शायद एक कंक्लूजन पे शायद आ सकते हैं इस कॉन्वर्जेशन में। देखिए, बांग्लादेश, जैसे मैंने कहा पहले भी कह चुका हूं मैं, वो अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइना की यहाँ दाखिल रोकना है। अब म्यांमार में भी जो हो रहा है, अरकान आर्मी को चाइना सप्लाई कर रही है, अमेरिकन इंटरेस्ट भी है उधर। अमेरिकन क्रैक कमांडोज चट्टागोंग हिल ट्रैक्स में थे वो लोग। इनफैक्ट इनके एक इंटेलिजेंस ऑफिसर ढाका के एक होटल में मर गया था। वो मारा है या खुद मर गया किसी को पता नहीं चला, पोस्टमार्टम नहीं हुआ। फिर उनके बॉडी ऐसे ही यूएस एम्बेसी उसको लेके गई अमेरिका। तो अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट है उधर। तो चाइना को रोकने के लिए और चाइनीज एक्सपेंशन रोकने के लिए वो खड़े हैं उधर। म्यांमार में भी उनके दखल है। म्यांमार रेबल्स के समर्थन में भी खड़े हैं। नेपाल में भी है। इसको केपी शर्मा ओली को निकालने में अमेरिकन डीप स्टेट का भी हाथ है। तो चाइना का इन्फ्लुएंस जहां जहां है वहां टारगेट कर रहा है उनके डीप स्टेट, अमेरिकन डीप स्टेट और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट। डीप स्टेट ही क्यों, उनके एस्टेब्लिशमेंट ही काम कर रही है। तो उस नाते बांग्लादेश उनके लिए बहुत क्रूशियल हो जाएगा। तो सिमिलरली पाकिस्तान, पाकिस्तान इमरान खान इनके खिलाफ कुछ बोला था, डेफिनेटली नॉट करके बोला, कुछ बोला, तो इनको बेसिस देने सर का सर सर सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट, पाकिस्तान पे भी हम लोग आएंगे। जस्ट मुझे बांग्लादेश में मुझे आपसे ये पूछना था कि अकॉर्डिंग टू यू सर, ये जो यूएस अभी चित्तगोंग में अभी ये वो ट्रेनिंग दे रहा था बांग्लादेश ट्रूप्स को, तो उन लोगों का ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड गेम क्या है वहाँ पे? वो अरकान आर्मी को हटा के वो सेंट मार्टिन तो लेने लेंगे, लेकिन देखिए वहाँ पे भारत का सिटवी पोर्ट है और 600 किलोमीटर दूर वहाँ से शायद चाइना का एक क्याफू पोर्ट करके एक पाइपलाइन भी है, चाइना का भी एक वहाँ पे एक पोर्ट है। तो ये और यूएस का एंड गेम क्या है? लेकिन ये जो बांग्लादेश म्यांमार के लिए वो है कि भारत को ट्रबल करने के लिए है? मतलब मुझे बस ये नहीं समझ में आता कि वो कर क्या रहे हैं। मतलब सेंट मार्टिन आइलैंड में भी वो करके करेगा क्या यूएस वहाँ पे? देखिए, ऑलरेडी शेख हसीना ने बोल चुकी है अमेरिका की इंटरेस्ट क्या है। ये नागालैंड से लेके अरकान आर्मी तक, अरकान एरिया तक, मतलब बे ऑफ बंगाल के तक एक क्रिश्चियन देश बनाना चाहते हैं लोग। चाहे वो मिजोरम हो, मणिपुर का कुछ इलाके हो, त्रिपुरा में क्या करेंगे पता नहीं है, त्रिपुरा तो मेजॉरिटी हिंदू है। बाकी ये चट्टागोंग ट्रैक्स हो या इनके जो अरक्कन साइड में हो, कच्चिन प्रोविंस जो म्यांमार में है उसका हो, ये सब उसको जोड़ के एक क्रिश्चियन मेजॉरिटी स्टेट बनाना चाह रहा था अमेरिका। ये शेख हसीना का खुलासा है, हमारे नहीं है। तो वो उनका अल्टीमेट टारगेट है। इससे पहले यहाँ पूरा डिस्टर्ब कर देंगे, इसका पूरा नक्शा, मतलब यहाँ कोई जा नहीं सकता है, कोई स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, इतने तोड़फोड़ होंगे। तो क्या होगी ना, फिर ये सब इलाके जो है धीरे धीरे से उनके पकड़ में आएगा और अपना जो मतलब जियो पॉलिटिकल गेम खेलना है वो खेलेंगे। वो एक अल्टीमेट दिख रहा है हमें। दूसरा, जैसे मैंने कहा, चाइना चाइना जो है उनको एक क्या कहते हैं उसको, मलक्कन डायलमा है, मलक्कन स्टेट का डायलमा है उनका। 25-30 किलोमीटर की जो छोटी सी जो उनके मलेशिया से सिंगापुर से गुजरते हुए जो रास्ते समुद्र जाता है, उसी से उनका 70% ट्रेड पूरा चलता है। मतलब हमारी अंडमान निकोबार आइलैंड से ही गुजर के जाना पड़ता है उसको। तो उनको ऑल्टरनेट चाहिए, इसीलिए पाकिस्तान में सीपीई से लगाया था ताकि इससे एक बाईपास करें। दूसरा, ईरान के साथ वो 30 साल का कुछ एग्रीमेंट किया, वो दूसरा था। और तीसरा, जैसे आपने कहा, म्यांमार में एक पोर्ट रखे थे लोग, तो ताकि ये बड़े समुंदर बे ऑफ बंगाल में वो जाएंगे, फिर वहां से फिर वाया थ्रू म्यांमार वो अपना ट्रेड कारोबार कर सकता है। अमेरिका उसको रोकना चाहती है। इनको वार्म वाटर्स की एक्सेस नहीं मिलना है, उस दिशा से वो काम कर रही है। भारत का प्रॉब्लम है कि हम स्टेटस को देश है। जब तक हमारे देश के अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा या हमारी सरहदों को आप चैलेंज नहीं करोगे, हम चुप बैठेंगे। बाकी आप जो कर रहा है हम कुछ नहीं करेंगे। अमेरिका वो नहीं चाहता है। चाइना बांग्लादेश में कुछ कर रहा है, पाकिस्तान में कुछ कर रहा है, हम बस देखते रहेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी सरहद की बात नहीं है। अमेरिका ऐसा नहीं चाहती है। अमेरिका यहाँ चाइना का दखल नहीं चाहती है, इसीलिए वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया और चट्टागोंग में ये जाके जो किया वो किया।
एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाने का सोच रहा था। तो अनफॉर्चुनेटली उनके जो फखरुज्जमान उनके जो आर्मी चीफ है वो उसको खारिज कर दिया। तो शायद उसको निकाल देंगे जब इनके इंटरेस्ट के खिलाफ। जब शेख हसीना को निकाला, इसको निकालने में क्या प्रॉब्लम है? तो कुछ ना कुछ कू करेंगे, उसको निकालेंगे। मगर वो अभी ठहरेंगे, अभी फरवरी में इलेक्शंस होने जा रहा है, जो नया सरकार बैठेगी उस सरकार को इस्तेमाल करके उसको निकाल देंगे और अपना जो कॉरिडोर है वो बनाएंगे। तो इनके 2-3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक, चाइना को कंटेन करना है, दूसरा एक क्रिश्चियन देश बनाना है, और तीसरा भारत को भी हैंडल करना है। 2-3 ऑब्जेक्टिव्स हैं इनके अमेरिका का। तो इसके चलते हुए वहां बांग्लादेश उनके लिए इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश का एक प्रॉब्लम है कि तीनों तरफ भारत है, हम उसको घेरे हुए हैं, बस समुंदर है। तो वैसे तो आगे तो कुछ नहीं कर पाएगा, पर फिर भी मोहम्मद यूनुस सबको वो मैप दिखा रहा है, मैप दे रहा है जहाँ नॉर्थ ईस्ट पूरा उसमें मिला हुआ है। तो वो तो एक अमेरिकन डीप स्टेट का असेट है वो मोहम्मद यूनुस। उनको नोबेल प्राइज इसीलिए मिला कि वो क्लिंटन का पूरा ब्लैक मनी वो राउंड ट्रिपिंग किया था, इसीलिए उसको नोबेल प्राइज भी मिल गया उसका ग्रामीण बैंक का। तो वो बंदा को इस्तेमाल करेंगे। तो फिर आई एम नॉट श्योर फरवरी में इलेक्शंस होगा कि नहीं होगा। फिर इस शायद पॉइंट पे इसको आपको मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जो सारे ऑडियंस जो हमारे चैनल में भी जो देखते हैं, हमारे जियो पॉलिटिक्स कम्युनिटी में, सबके दिल में ये क्वेश्चन है कि क्या भारत को सिलीगुड़ी कॉरिडोर में वाइडनिंग करने का एक्शन लेना चाहिए, या आपको लगता है इट्स अननेसेसरी, सैंक्शन लग जाएंगे ये वो? क्या आपको लगता है ये हमें करना चाहिए ये चीज़? देखिए, 2 चीज है इसमें, एक करना है नहीं करना है। मेरी आंसर उसका होगा करना चाहिए। भारत सरकार करेगी नहीं करेगी? नहीं करेगी, ये 2 अलग चीज है। करना चाहिए मगर भारत की सरकार नहीं करेगी, क्योंकि हमारी बनावट जो है, हमारी सरकार की बनावट जो है वो स्टेटस को है। हम कभी भी एक्सपैंड नहीं करते हैं। अब देखिए 71 युद्ध में जब शिमला में आपने एग्रीमेंट कर रहे थे, कम से कम लाइन ऑफ कंट्रोल को आप बदलते हैं, कुछ इलाके आप लेते हैं जो स्ट्रेटेजिक आपके इंटरेस्ट में है। जैसे हाजी पीर आप वापस लेते हैं, हाजी पीर लेते हैं तो आपका एक और रूट वैली के लिए बनती है ना। आपने 65 में इतना मेहनत करके इतने अपने जवानों को खो के उसको हमने हासिल किया था, ताशकंद में वापस दे दिया था हमने। फिर ऐसे स्ट्रेटेजिक आप वापस लेते, हमने नहीं लिया। और चाइना 62 युद्ध के बाद लगभग 1000 स्क्वायर किलोमीटर एडिशनली वो कब्जा किया। हमने क्या किया? स्टेटस को। वो 1 किलोमीटर आगे आ गया तो कहते हैं अच्छा ठीक है भाई वहीं रहो और आगे मत आओ। 2 साल 3 साल के बाद 1 किलोमीटर और आएगा तो बोलेगा ठीक है अभी रोक दो। तो हम स्टेटस को सोच रखते हैं। इसीलिए आप भारत की सरहदों पे जाते हैं तो हर सरहद पे हमारा ही फेंस रहता है। फेंसिंग जो हमने लगा के रखा है हमारी साइड पे रहता है। ना पाकिस्तान साइड पे कोई फेंसिंग है, ना बांग्लादेश के साइड। हाँ, चाइना के साथ तो हम कर ही नहीं सकते, वो अलग बात है, क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहां फेंस नहीं रहेगा। मगर जहां जहां हमें तकलीफें हैं, जैसे बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, फेंसिंग हमने बना के रखा है। क्यों? स्टेटस को। वो इधर आएगा तो हम मारेंगे, नहीं तो घुस के नहीं मारेंगे। मोदी जी आने के बाद ये घुस के मारने वाली एक सिलसिला शुरू हुआ है, वो तो हम 70 साल में कभी नहीं किया था। हमने किया तो भी वो बाहर नहीं बोलते हैं। चिदम्बरम ने बोला था ना, हमने भी किया, सर्जिकल स्ट्राइक्स किया था, तो फिर बोला क्यों नहीं भाई? तो ये हमारी सोच है। इसीलिए हम सो कॉल्ड नोबेल पीस प्राइज के लिए पूरे देश खड़ा है। भारत को कभी ना कभी नोबेल पीस प्राइज देश को ही देना पड़ेगा, क्योंकि हम ठेका ले रखे हैं कि यूएन चार्टर और ये इंटरनेशनल रूल जो भी है उसको मानेंगे, भारत को हम बदलेंगे नहीं। ये सब विश्वगुरु बनेंगे हम लोग, वो आई डोंट नो। विश्वगुरु कभी नहीं बन सकते हो आप जब तक आपके पास छात्र ना हो। तो आप देखिए रशिया ने जाके क्राइमिया को अनेक्स कर दिया। आपने क्या किया? G8 से उसको निकाला, उससे ज्यादा क्या किया आपने? G8 से G7 बन गया, ठीक है भाई, क्या फर्क पड़ा उसके लिए? अभी भी इतने सैंक्शंस डाल रहे हो, फिर भी उसके रूबल आपके डॉलर से भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। उनका तो कोई हो नहीं रहा है। तो ये प्रॉब्लम है इसका। जो क्या कहते हैं उसको, सिलीगुड़ी कॉरिडोर हो या चट्टागोंग हिल ट्रैक्स हो, मैंने एक्चुअली बांग्लादेश विजिट करके आया हूं मैंने। तो भारत सरकार कुछ ना कुछ ज्योग्राफिक चेंजेस करना पड़ेगा। आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य ने बोला था कि सरहद एक्सपैंड करते ही जाना है राजा को। जब वो एक्सपैंड नहीं करेगा, आपके शत्रु एक्सपैंड करेगा और आपकी जमीन अड़प लेगा।
आपके पास चॉइस नहीं है। आप ये मॉरल लेक्चर नहीं दे सकते हो कि हम किसी की भूमि नहीं चाहते हैं, हम शांति दूत हैं, ये सब बकवास आप नहीं बोल सकते हो। सर ये क्योंकि एडवाइस चाइना फॉलो करने लगा है उनको, हम भारतवासी नहीं कर रहे हैं, चाइना करने लगा है ये एडवाइस फॉलो। चाइना कर रही है, पाकिस्तान भी कर रही है, सब यही कर रहा है ना। तो उनको स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहिए अफगानिस्तान में, फिर उनको ऑलरेडी पीओजे के को हड़प लिया वो। तो ये अमेरिका भी कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा है, ग्रीनलैंड हमें चाहिए, पनामा हमें चाहिए, कनाडा 51st स्टेट है। मतलब जो जो भी देश एक्सपैंड नहीं करेगी लीगली अनलीगली, वो बाजू रखिए, आपकी कंट्रोल होना जरूरी है उसमें। जब आप एक्सपैंड नहीं करोगे, आपके शत्रु एक्सपैंड करेगा। ये रूल है, रूल ऑफ जंगल। आप एक जंगल में बैठे हो, गांधीवादी और गौतम बुद्ध की शांति पाठ आप पढ़ोगे, वो नहीं चलेगा। वो व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा है, शांति व्यक्ति के लिए अच्छा है, देश के लिए नहीं है। आप जब एक्सपैंड नहीं करोगे, आपकी सरहद को एक्सपैंड करने की नहीं सोचते हो, तो नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। वो एक्सपैंड करेगा, आपकी जमीन हड़प लेगा। सिंपल रूल है। इसीलिए हमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर और चिट्टागोंग हिल ट्रैक्स, चिट्टागोंग हिल ट्रैक्स जब आपके पकड़ में आएगा, आपके सिटवे का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, सीधा आप मिजोरम वहां से चले जा सकते हो, आपका सी रोड बन जाएगा। तो इसीलिए हमें एक्सपैंड करना है, उसका स्ट्रैटेजिक सोच रखना है। मेरे ख्याल से बांग्लादेश कुछ बकवास बेवकूफ़ी की काम करना है, एक हमारे खिलाफ कुछ कार्रवाई उनको करना पड़ेगा, उनके तब हमें मौका मिलेगा ये ज्योग्राफी उसको बदलने का। अभी सरकार में सोच दिख रहा है धीरे धीरे से। राजनाथ सिंह जी का स्टेटमेंट बयान था जब ये सर क्रीक के जो इशू हुआ था, उस समय उनका स्टेटमेंट बयान था, पाकिस्तान कुछ सर क्रीक पे या कहीं और कुछ हरकत करेगी तो इनका इतिहास और इनके भूगोल, इनके जो ज्योग्राफी है, दोनों बदलेंगे। तो इनका बयान था, और सर क्रीक से सीधा हम कराची तक पहुंच सकते हैं। तो सोच है, सरकार की सोच है। और राजनाथ सिंह जी ये भी बोला था पहले, कुछ 100 150 साल पहले, बाबा अमरनाथ यहाँ हो और माँ शारदा उधर हो, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। तो बयान तो है, सोच तो है, मगर मौका कब आएगा, कब करेंगे, वो अलग बात है। मेरी राय आप पूछेंगे तो करना ही पड़ेगा, हमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर को एक्सपैंड करना ही पड़ेगा, चिट्टागोंग हिल ट्रैक्स हमें लेना ही पड़ेगा। और ठीक है, आप इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बारे में पूछने जा नहीं रहे नहीं हो, सर, तब आपका फ्लो बहुत अच्छा जा रहा है। आई मीन हम तो बस, मैं आई एम जस्ट लिसनिंग टू यू। नहीं नहीं सर, आप एंड आपको जो बोलना है आप यू नो यू कैन कंटिन्यू इफ यू वांट। तो मैं ये हाँ हाँ बोलिए बोलिए, सॉरी। नहीं नहीं, मैं उसी आपने जो बोला इंडियन सबकॉन्टिनेंट, उसी के बारे में मैं बात करना सर चाह रहा वही था। मैं जस्ट यही यू नो एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको आज आज हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। यूएस इंडिया रिलेशंस, इंडिया पाकिस्तान, यूएस पाकिस्तान, यूएस चाइना इक्वेशन, शायद यूएस चाइना थोड़ा पेंडिंग है बट वो किसी और दिन करेंगे। लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लगभग हमने सारे जो प्लेयर्स हैं उसके बारे में आज बात कर लिए। बट एट द एंड ऑफ द डे, इन योर ओपिनियन सर, आपको अगर एक एंडिंग नोट अगर देना है, आपको एक कंक्लूजन देना है इसको, कि इस समय भारत को जो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, एज अ कंट्री हमारी जो थ्रेट है, वो थ्रेट जो है कहीं ना कहीं यूएस, पाकिस्तान और बांग्लादेश को इस्तेमाल करके वो भारत के खिलाफ एम्पलीफाई कर रहा है। ऐसा एक सब लोगों का एक ओपिनियन है जनरली आज भारत में, एक कि भाई यूएस स्पेशली ट्रम्प का ये जो नया रूप देखने के बाद जो 8-9 महीने पहले से वो कर रहा है। तो आप एट द एंड ऑफ द डे भारत को अभी एज अ नेक्स्ट स्टेप हमें कैसे इसको डील करना चाहिए? जस्ट एक ब्रॉड नोट, हमें अपना स्ट्रेंथन कैसे करना चाहिए और इन इसको डील कैसे करना चाहिए? बिकॉज हमको तो सारे जगह से घेरा जा रहा है। वो छोटा सा मालदीव जो है वो किसी और दिन सर बात करेंगे, लेकिन उसको तक ड्रोन दिया जा रहा है सर, टर्की मतलब मालदीव जैसी देश को, मतलब हम हमारे खिलाफ सबको खड़ा किया जा रहा है। अभी फ़िलहाल श्रीलंका तो चलो कंट्रोल में है, नेपाल का पता नहीं। तो how should broadly भारत deal with this sir, just to conclude the conversation sir? देखिए, ये प्रश्न आपने जो पूछा है, ये 1 घंटे के लिए बात कर सकते हैं, इतना बड़ा टॉपिक है। करेंगे सर, we would देखिए, love to। देखिए, ये जो अमेरिका जो कर रही है, पाकिस्तान जो कर रही है, बांग्लादेश जो कर रही है, मालदीव जो कर रही है, ये सब लोग आपके साथ कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो भाई?
तो प्रॉब्लम हमारी अंदर में है, उनमें नहीं है। वो उनको जो करना है वो करते रहेंगे, उनको करने का हिम्मत कहां से आ रहा है? क्योंकि आप डिफेंसिव हो, आप बुजदिल हो। प्रॉब्लम हम में है, हमारी अंदर में है प्रॉब्लम। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपकी जो संविधान है, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन है और आपकी जो देश की बनावट जो है, वो आपकी प्रॉब्लम है। ब्रिटिश ने आपको एक एडमिनिस्ट्रेटिव देश बना के छोड़ा है, एक जियोग्राफिकली डिफाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव देश बना के छोड़ा है। कश्मीर में दंगे होते हैं, कश्मीर में भारत के खिलाफ नारे होते हैं, आजादी की बात होती है, तो आप क्या करते हो? एक एडमिनिस्ट्रेटिव रेस्पॉन्स देते हो। फौज को भेजो उधर, दो कंपनी और भेजो, 10 कंपनी और भेजो। कहीं भी सीएए के बारे में कुछ गड़बड़ हो रहा है तो आप क्या कर रहे हो? बस कर्फ्यू लगा दो उधर, उसको घेराबंदी करो और बस छोड़ दो उसको। तो वी आर ऑलवेज रिस्पॉन्डिंग इन अ एडमिनिस्ट्रेटिव वे, क्योंकि हमारी देश की स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसी बनी है। हम इस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्टिट्यूशन से एक सभ्यता, एक सिविलाइजेशन की देश तक हमें जाना चाहिए। वी आर अ सिविलाइजेशन। भारत 5, 6, 7 हजार साल की एक पुरानी सभ्यता है। वो सिविलाइजेशन के नाते हम सोचना शुरू करेंगे तो तभी हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे, तभी हम विश्वगुरु बनेंगे। विश्वगुरु छोड़िए, कम से कम हमारी एरिया में हम कुछ बन सकते हैं। उनको कुचली है, जिसको कुचली है, पाकिस्तान को और बांग्लादेश को इंडियन लव से जुड़ने के लिए। इसलिए जब हमने कहा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारत भूखंड बोलिए, भारत की वर्ड से वो नफरत करते हैं। तो क्या किया वो लोग? एक नया एक टर्म लेके आया, साउथ एशिया। भाई साउथ एशिया क्या कैसे हो गया? हम इक्वेटर के ऊपर है, नॉर्थ में है, साउथ एशिया कैसे हो सकता है? और साउथ एशिया होना हो तो पापुआ न्यू गिनी और इंडोनेशिया, बाली वो एग्जैक्टली। सोचते हैं, है ना? और दूसरा, ये गल्फ रीजन को वेस्ट ने कहता है कि मिडिल ईस्ट बोलता है। भाई वो मिडिल ईस्ट कैसे हो गया? भारत मिडिल ईस्ट में है ना, पूरे ईस्ट का मिडिल में हम बैठे हैं, तो मिडिल ईस्ट तो हम होने चाहिए। मतलब भारत, बर्मा, जो भी अखंड भारत है वो सब मिडिल ईस्ट है। तो मगर ये टर्मिनोलॉजी हमारे ऊपर थोपा गया, हम उसको प्रश्न भी नहीं करते हैं, वही चला रहे हैं। साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, सार्क। क्यों भाई? तो वाई वी आर कंटिन्यूइंग विद द टर्म? तो हमें ये प्रॉब्लम है। हमारी अस्तित्व, हमारी जो स्वाभिमान है, हमारी पहचान है, उसको हम उजागर करना है। हर चीज, हर जगह हमें भारत कह के बोलना है। भारत की भूखंड है, भारत की सब कॉन्टिनेंट है, ये हमें बोलना चाहिए। जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक वही उनके नैरेटिव में हम चलते रहेंगे। तो आप देखिए, ये भौगोलिक स्थिति से भी देखेंगे आप, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इनका भला कभी भी नहीं हो सकता है। वो कभी भी उनका तरक्की नहीं हो सकती है जब तक वो भारत के साथ रिश्ता अच्छा ना रखते हो। अब जब तक शेख हसीना थी, ये क्या कहते हैं उसको, इकोनॉमी बांग्लादेश तरक्की फास्टेस्ट कर रही ग्रोइंग थी। था, हाँ। हाँ, तरक्की कर रही थी। उनका क्या कहते हैं उसको, ये सब क्या कहते हैं उसको, जीडीपी। टेक्सटाइल हाँ, इंडस्ट्री, हाँ। टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हाँ। अच्छा चल रहा था। और बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन पूरा हम कर रहे थे। कपास हम दे रहे थे, उनके केमिकल्स, डाइज, कलर्स वो सब हम दे रहे थे। इन्वेस्टमेंट पूंजी, हमारे लोग रेमंड ये सब जाके उधर पूंजी लगा रहे थे। फिर उनके मशीनरी हर जगह से खरीदते थे, पर हम भी देते थे। लक्ष्मी मशीन टूल्स होते, उनको बेचते थे। फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स भी कोलकाता होगली पोर्ट से हम उसको एक्सपोर्ट करते थे, है ना? तो इतना भारत के साथ अच्छा रिश्ता जिसका था वो बच गया। श्रीलंका भी जब हमारे खिलाफ ये राजपक्षा फैमिली जो चाइना के साथ गया था, उसका क्या हुआ हमने देखा है। फिर विक्रम सिंह आने के बाद हमसे दोस्ती शुरू किया तो वो बच गया ना। फिर मालदीव्स भी क्या हुआ, पलट मारी ना वो, चाइना के साथ गया था, फिर उसको समझ में आ गया, फिर भारत के साथ लेट गया, वो भारत सामने लेट गया। अभी दिल्ली कांड में भी वो हमारी पूरे समर्थन में खड़ा है, मोइजो भी। तो ये चीज है, भारत के सब कॉन्टिनेंट में भारत की हमारी या भौगोलिक स्थिति ऐसा है, हम हमसे दुश्मनी के मोड़ लेके कोई भी वो बच नहीं सकते हैं, उनका तरक्की नहीं होगी। नेपाल भी वही गलती कर बैठी है, चाइना के गोद में जाकर बैठा है, देखिए वहां क्या हो रहा है। जब तक वो भारत के साथ रिश्ता अच्छा रख रहा था, तब उसका एक शांति था, वहां कुछ हो रहा था। तो दिस इज नॉर्मल, नेचुरल। एक इकोनॉमिक, अब देखिए
आपके नेटवर्क्स पूरे यहीं से जाते हैं। अब सेंट्रल एशिया को, भारत को एक्सेस करना हो, चाइना छोड़ के भारत सबसे ज्यादा कंज्यूमर है, तो उनको ये इलाके चाहिए उनको, अफगानिस्तान पाकिस्तान इलाके से ही यहाँ उनको एक्सेस होगी, यूरोप को एक्सेस इधर होगी। मुंबई से लंदन तक बस चलती थी पहले 1930s में, मुंबई से लंदन तक बस चलती है, ठीक है ना। तो अब क्या हो गया, ये सब आप काट के रखोगे। मान लो कि ये पूरा भारत की जो कॉन्टिनेंट है ये एक मानव के शरीर जैसा है। मान लो कि एक हाथ आपने बांध करके रखा है, गैंग्रीन हो जाएगी वो, बाकी शरीर रहेगी मगर हाथ तो गैंग्रीन रहेगी। सेम परिस्थिति आप पाकिस्तान और बांग्लादेश में आज देख रहा है। मैं बांग्लादेश गया था, वहां इतने शक्तिपीठ है, बहुत से, मतलब कम से कम 20-25 शक्तिपीठ है उधर। वहां यहाँ से अखाड़े जितने भी प्रयागराज और काशी में जितने भी थे वो जाते थे उधर। आज पूरा कट हो गया, बंद हो गया। हिंगलाज माता हम जाते थे पहले, क्वेट्टा में जो शक्तिपीठ है, जो यस काली मंदिर है, वहां जाते थे हम, यस कटसराज जाते थे। सब कट हो गया, कल्चरली कट हो गया, इकोनॉमिकली कट हो गया। फिर नदियों का जो डिस्प्यूट चल रहा है अभी, इंडस वाटर ट्रीटी, तीस्ता, इनके साथ ये सब यही रहेगा ना, कोऑपरेशन चले जाएगी। वो तो नेचर है, प्रकृति है, उसके खिलाफ आप लकीर खींचोगे तो ना भला उसका होगा ना हमारी भला होगी। तो इसीलिए उनकी उनकी ये जो पूरा ये सिस्टम बना के रखने वाले वेस्ट थे। ब्रिटिश जब जा रहे थे इधर, अमेरिका का सोच ये था कि भारत का और सोवियत यूनियन का कोई सरहद ना हो, पूरा पॉलिसी उसी से बना था। मगर अभी 80 साल हो गया, अब पाकिस्तान बन गया, वो रियलिटी है, अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। बट ये हार्ड बॉर्डर्स निकाल के सॉफ्ट बॉर्डर्स बनाना चाहिए। सॉफ्ट बॉर्डर के ये मतलब नहीं है कि वहां से सब लोग आके, ठीक है ना, कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल्स रहेगा, वो अलग बात है। बट जैसे यूरोप ने किया है, यूरोप में भी हार्ड बॉर्डर्स थे, यूरोपियन यूनियन बन गया, अब एक बार आपको वीजा मिल गया तो कहीं से कहीं भी जा सकते हो आप। तो वो वाली चीज एक प्रोटोकॉल के तहत सार्क इसीलिए बनी थी, मगर वो फ्लॉप हो गया क्योंकि पाकिस्तान सर एक रोग अभी तो स्टेट है। हम खुद ही नहीं चाहेंगे ना सर ऐसी इंटीग्रेशन पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ विद द करंट regimes एंड द काइंड ऑफ रेडिकल पीपल वी हैव। वो तो है, अभी अभी तो नामुमकिन है, मगर देखिए ये दोनों कोलैप्स होने वाले हैं, क्योंकि उनके मॉडल ही उनको सस्टेन नहीं कर पाएगी, पाकिस्तानी मॉडल ही सस्टेन नहीं कर पाएगी। वहां पूंजी नहीं आ रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, उनकी इंडस्ट्री तबाह हो रही है। जितने भी फॉरेन कंपनीज थे एक एक करके वहां से निकलते जा रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ महीने में कम से कम 10-15 बड़े बड़े एमएनसीज वहां से निकल गए। तो फिर क्या होगा उधर? तो सर ऑब्वियसली वो सोसाइटी इकोनॉमी जब कोलैप्स होगी, आप न्यूक्लियर वेपन पकड़ के पूरा उसको इकट्ठा नहीं रख सकते हो, एक इस्लाम इस्लाम की गुल खिला के उसको नहीं इकट्ठा रख सकते हो। तो क्या होगी जब वो कोलैप्स होगी? सरदर्द किसको होगी? पहले हमें होगी ना। यस सर इसके बाद यूरोप पहुंचेंगे, अमेरिका पहुंचेंगे, कहाँ पहुंचेंगे अलग बात है, पहली सरदर्द तो हमारी ऊपर होगी ना। तो उसके बारे में सोचना है। मैं यही कह रहा था, मैं जब तक आप सरहद के इस पार ही सोचेंगे, सरहद के उस पार की जो हो रहा है उसे आपको कोई लेना देना देने नहीं है, ऐसा आप सोचते हो, फिर लॉन्ग टर्म में आपको ही झेलना पड़ेगा। इसीलिए पाकिस्तान के कोलैप्स के बारे में हमें सोचना चाहिए। जब वो कोलैप्स होगा उसको कैसे डील करना है हमें अभी से सोचना पड़ेगा। इंटीग्रेट करें ना करें अलग बात है, आर्टिकल 370 है। मान लीजिए कि सिंध का और पीओजे के और गिलगिट बाल्टिस्तान को अब 370 एक्सटेंड करोगे, मतलब ये रिवर्स होगी। जैसे आप नॉर्थ ईस्ट में जाना हो, अरुणाचल जाना हो, नागालैंड जाना हो, आपको क्या कहते हैं उसको, इनर लाइन परमिट होगा, यस सर इट्स लाइक अ वीजा। तो इनको वीजा दो भाई, सिंध से कोई मुंबई आना है, दिल्ली आना है, उनको वीजा रहेगा। तो सरहद रखो, आपके इंटीग्रेट करो, 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी तक छोड़ो उसको, फिर डीरेडिकलाइज होने के बाद उसको इंटीग्रेट करो। तो ये इसके लॉन्ग टर्म लिए सर सोच बहुत होगी। लंबा प्लान चाहिए हमें 50 इयर्स विजन चाहिए मतलब होपफुली योगी जी ये कर लें मोदी जी के काल में मतलब होपफुली आगे कोई कर ले हमारे भारत में सर ऑन दिस नोट आई थिंक इट वो बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्वर्जेसन था आज हमने सब कुछ कवर किया इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और करंट अफेयर्स जो अभी हो रही हैं वो भी हमने कवर कर लिया गिरधर जी और एक्चुअली आपके साथ तो इतने टॉपिक से बात करने के लिए आप जस्ट
इतना इंटरेस्टिंग लगता है। डीप स्टेट के बारे में मुझे आपसे बात करना है, क्योंकि इकोनॉमी कैसे इकोनॉमिकली वो इन्फ्लुएंस करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप वापस एमजीओ पॉलिटिक्स कम्युनिटी में आएँ और हमें बताएं डीप स्टेट के बारे में। और कुछ और भी मेरे पास लिस्ट है, लेकिन मैं आपको बहुत ज़्यादा अभी फ़िलहाल ट्रबल नहीं करूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद गिरधर जी, हमारे चैनल पे आने के लिए। दोबारा हम मिलने की, बहुत जल्द मिलने की ये हमारी कोशिश रहेगी सर। नमस्ते। जय हिंद सर। जय श्री राम।